अस्सलामुअलैकुम। अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जीत चुके हैं और बहुत सारी मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं। अब सार साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, उनके दोस्त हैं, बड़ा वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। रेड शर्ट पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ये रेड मुबारकबाद। शर्ट आप समझ लें कि इत्तेफाक तो नहीं हो हसीन सकता, इत्तेफाक है इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि देखिए रिपब्लिकन्स और उसकी रेड टाई जो डोनाल्ड ट्रंप की है और रेड स्टेट्स, कितनी स्टेट्स रेड हो गई। तो मैंने सोचा कि हवा बदल रही है तो हम भी थोड़ा सा लहू लगा के शहीदों में शामिल हो जाएं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे डेमोक्रेटिक विक्ट्री? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बहुत जिसे कहते हैं कांटे का मुकाबला, टफ कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहा था। और मुझे लग रहा, मैंने बल्कि एक दिन दोस्त कुछ बैठे हुए थे, जर्नलिस्ट ही थे, तो अतालो कासमी के लिए उन्होंने एक मुआसर एक सिमाही मैगज़ीन है वो लॉन्च किया है रिसेंटली। तो उसकी लॉन्च के लिए कुछ जर्नलिस्टों को, एंकर्स को बुलाया हुआ था। सब बैठे थे तो सब यही कह रहे थे कि कैमला जीतेगी और सब उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ट्रंप इतना बुरा तो नहीं है अगर हम पाकिस्तानी होकर सोचें, क्योंकि वो जंग के खिलाफ, जंगों के खिलाफ है। तो अगर वो जंगें रोकेगा दुनिया में तो इसमें हमारा फ़ायदा है। और इसके अलावा तो अमेरिका ने हमें कोई फ़ायदा नहीं देना, चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडन हो। हमारे लिए तो एक ही पॉलिसी है, फ़लस्तीन के लिए भी एक ही पॉलिसी है, कश्मीर के लिए भी एक ही पॉलिसी है सबकी। तो वो तो ये है कि अगर जंगें रुक जाएं तो मईशत तरक्की करे, उससे शायद पाकिस्तान को जंगें रुक जाएंगी, क्योंकि ये तो मतलब एक तरह से मुश्किल ही लगता ये है नहीं इस नहीं, टाइम पे, तो जिस तरह के हालात हैं। देखिए जो क्या नाम है इसका, ट्रंप का सबसे बड़ा उसका नारा क्या था? मईशत। हाँ। वहाँ जो बाइडेन की वजह से जो महंगाई हुई है अमेरिका में, वो उसका बोझ कैमला हैरिस को उठाना पड़ा है। और देखिए महंगाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रंप के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा होता है, बेवकूफ़ है, डम है, डफर है और जज्बाती है, प्लान कोई नहीं है, खाली तकरीरें करता है, मुखालफिन के खिलाफ इल्ज़ाम लगाता है, कल्ट लीडर है। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी यूथिए हैं, या वो मोदी के जो भक्त हाँ वो हैं, इसी तरह के हैं, इंतहा पसंद हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन महंगाई जो होती है ना, महंगाई सबसे पहले लोगों को मजबूर करती है अपनी साइड चूज करने पे। अभी मैं ओवन जोन्स एक बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, वो भी न्यूयॉर्क पोस्टेड है। अच्छा। कह रहे मैं न्यूयॉर्क में एक टैक्सी कैब में जब मैं होटल वापस जा रहा था तो उसका ड्राइवर पाकिस्तानी मुसलमान था। अच्छा। तो कहते मैंने उससे पूछा वोट किसको दिया? उसने कहा ट्रंप को। मैंने कहा क्यों? उसने कहा महंगाई बहुत है। अच्छा, शुक्र है इमरान खान का नहीं कहा। नहीं, वो नहीं पूछते तो वो कह देता। अच्छा। लेकिन मैं उसने पूछा नहीं, या ओवन जोन्स को पता नहीं कि पाकिस्तानी मुसलमान जितने भी हैं उन्होंने तो ज़्यादातर ने ट्रंप को इसलिए वोट दिया कि वो आके ट्रंप आएगी इमरान को छुड़ाएगी, ट्रंप आएगी इमरान को छुड़ाएगी। अच्छा, लेकिन ये वाकई ट्रंप आग तो गई है, लेकिन क्या छुड़वाने का भी कोई सिलसिला शुरू हो सकेगा अभी? इसमें मैं आता हूँ आपके साथ, एक छोटी सी बात अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मैंने आज रेड शर्ट पहनी हुई, रेड स्टेट और जितनी जो स्विंग स्टेट्स थी, देखिए उसमें ट्रंप ने कैसी कामयाबी हासिल की। और मेरा ख्याल है कि इसमें एक बहुत अहम फैक्टर जो है ना, वो इलॉन मस्क का है और उसके एक्स अकाउंट, जिसे ट्विटर कहते हैं, एक्स ऐप का है, उसने फुली सपोर्ट किया ट्रंप को। ट्रंप का अकाउंट बहाल किया, ट्रंप ने अपने अकाउंट से लोगों के साथ रब्ता करना शुरू किया, फंड रेजिंग की, मैसेज पहुँचाया। और फिर पता क्या हुआ, फिर इलॉन मस्क 3 हफ्ते पेंसिल्वेनिया में रहा है। पेंसिल्वेनिया स्टेट जो है ये बहुत बड़ी स्टेट है और इसमें 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। 19 इलेक्टोरल वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पिछली बार और ट्रंप हार गया था यहाँ से 2016 में, 2020 में भी रिपब्लिकन हार गए थे इसमें से। इस दफ़ा रिपब्लिकन जीत गए। वो पेंसिल्वेनिया जीतने से 19 इलेक्टोरल वोट्स जो आए हैं ना, उसने सारी गेम पलटा दी है। और भी 2-3 स्विंग स्टेट में वो जीता है ट्रंप, लेकिन ये इसके वोट्स बहुत थे और ये बहुत मुश्किल स्टेट थी। अब इसमें 3 हफ्ते वो वहाँ बैठा रहा इलॉन मस्क और कैंपेन करता रहा इसके हक में। ट्रंप के $132 मिलियन फंड किया है इलॉन मस्क ने ट्रंप की कैंपेन को। तो अल्लाह ताला ऐसा एक दोस्त अगर इंसान को देते तो इंसान जिंदगी में कामयाब हो सकता है। तो देखें हमारी किस्मत में होता है कि नहीं होता। अच्छा, अब उसका ये नतीजा भी देखें, उसने भी जुआ खेला, बिजनेसमैन है, जुआ खेला उसने
और आज सुबह जैसी मार्केट खुली है तो उसके टेस्ला के शेयर्स की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, और कोई मेरा ख्याल है कि मार्केट खुलते ही 32-35 डॉलर पर शेयर उसकी प्राइस ऊपर चली गई है, तो अभी और गेन करेगा। अब आए, आपने कहा कि अच्छी हमारे लिए बिजनेस डील हुई है। ये जाहिर है रिस्क लिया ना उसने, अगर हार जाते तो फिर आप देखते क्या होता। अच्छा, मैं ये आपको कह रहा था कि आपने कहा कि ट्रंप क्या करेगा। मैंने महंगाई की बात कर दी है, उसने मईशत पे फोकस करना सबसे पहले। दूसरा उसका फोकस है जो उनकी जनूबी रियासतों से, जो मैक्सिको के साथ हैं और जो सेंट्रल अमेरिका के साथ हैं, वहाँ से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोकना, और उनको जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालना, ये उसका दूसरा बड़ा चैलेंज है। फिर तीसरा चैलेंज जो है ना उसका, उसने जंगें बंद करवानी है, और सबसे पहली जंग यूक्रेन की है जिस पे उसका फोकस होगा, और फिर इसराइल फ़लस्तीन की, और उसमें ज़ाहिर है इसराइल का तो वो उसे साथ देना है, और फ़लस्तीन के वो मुखालिफ है। नेतन्याहू का सबसे बेस्ट फ्रेंड ट्रंप है। ट्रंप ने उसको चाबी दी थी वाइट हाउस की तोहफे में जब वो पहले सदर था, तो अभी नेतन्याहू ने बड़ा अच्छा गर्मजोशी का पैगाम भेजा है उसके उस पर। तो ये तो उसके चैलेंजेस में हैं। जहाँ तक ये उम्मीदें हैं आपकी और मेरी, मैंने भी रेड शर्ट पहनी हुई है कि ट्रंप आएगी, खान को छुड़ाएगी, तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये वक्त से पहले, और जितनी हमारी या जितनी ट्रंप की ख्वाहिश उससे बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं मुल्कों के ताल्लुकात चलते, और ना ही ऐसे चलेंगे। जो पाकिस्तान ने सेफ गार्ड्स लेने थे अपने निज़ाम को बचाने के लिए और बेहतर करने के लिए, वो ले लिए हैं। और आप देखें टाइमिंग पाकिस्तान में जो कानून साजी हुई है जितनी भी पिछले कुछ दिनों में, उसकी टाइमिंग आप चेक करें कि जब अमेरिका पूरा और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर सकते थे वो वहाँ इंतखाबात में मसरूफ़ थे, उस दौरान पाकिस्तान ने ऐसी कानून साजी की है कि जो ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में तब्दीली होती है, मानना चाहिए, वो आर्मी चीफ की होती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के करीब जाके शोर पड़ता है तो एक साल बाद शोर पड़ता, उस समय अमेरिका इंटरफेयर करता तो गेम और हो सकती थी। अब वो मसला ख़त्म हो गया। अब वो 5 साल के लिए यहाँ पे हैं, चीफ जस्टिस साहब 3 साल के लिए हैं। उन्होंने कहा रिस्क ही नहीं लेना। जी, रिस्क ही नहीं लेना। प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल के लिए यहाँ पे है, तो 4 साल प्राइम मिनिस्टर के, 4 साल मजीद आर्मी चीफ के, 3 साल चीफ जस्टिस के। ये जो मेजर आपके प्लेयर्स हैं, जैसे हम कल पिलर्स की डिस्कशन कर रहे थे, दो के पास 4 साल हैं इंश्योर्ड आइन और कानून के मुताबिक। 3 इयर्स 2027 तक है ना, तो 3 इयर्स नहीं बनते किसके? आर्मी चीफ के 2027 तक। अब 3 साल मजीद रह गए। सॉरी, 3 इयर्स उनके, 3 इयर्स चीफ जस्टिस के और 4 इयर्स प्राइम मिनिस्टर के। तो ये इंश्योर है, ठीक है। और उस आखिरी साल में अगर एक्सटेंशन एक और दे दी जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर का आखिरी साल होगा, एक एक्सटेंशन और दे दी जाती है, तो वो फिर आप देखें वो खत्म होगी 2032 से। आप इस एक्सटेंशन का जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को एतराज़ है ना नवाज शरीफ के कि वो वोट को इज्जत दोगी बात करता है, तो उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। आपने कहा वो लड़ता है हर एक से, वो किसी से बना के नहीं रख सकता। आर्मी चीफ को कोई नहीं कहता था, उसको कहते थे, तो वो पीछे हट गया। शहबाज शरीफ ने तो कभी नहीं कहा वोट को इज्जत दो, उसने कहा काम को इज्जत दो, और वो मुफाहमत के रास्ते पे चलने वाला है। आसिफ अली जरदारी भी मुफाहमत के बादशाह हैं, वो एक सदर है, एक वजीर आजम है, तो अब मुफाहमत में तो फिर यही होगा। अब आपको चाहिए, आपको मीडिया को सर्टेनिटी, आप लोग आप जिसके ऊपर मतलब जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर भी इतना चलेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इतना चलेंगे। चीफ की तो हम बात कर सकते हैं, चीफ जस्टिस की भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी। प्राइम मिनिस्टर की गारंटी मुझे नहीं लगता कि अब भी है। नहीं, वो जो माजी का तजर्बा है उसके मुताबिक आपका खतरा या आपका खदशा ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसे। मैं तो आपको बता रहा हूँ ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों ज़रूरी है ये अपॉइंटमेंट्स दोनों। देखिए, मैंने आपको बताया जुडिशरी और जेएचक्यू और जीएचक्यू इकट्ठे चलते थे, और अगर हुकूमत पे, सियासी हुकूमत पे कोई दबाव डालना है तो ये 2 लीवर थे जिसको वाशिंगटन दबाता था। और जनरल हमीद गुल मरहूम, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में एक में कहा था कि पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं लगता। अब ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। अब हमने देखा कि पहली बार ये हुआ है कि एक आर्मी चीफ आया जिसमें अमेरिका की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, क्योंकि जनरल बाजवा अमेरिका के बहुत करीब थे, जनरल फैज़ अमेरिका के बहुत करीब थे, और जनरल फैज़ किसी और को आर्मी चीफ बनवाना चाह रहे थे। जनरल फैज़ खुद आर्मी चीफ बनना चाह रहे थे। जनरल आसिम मुनीर तो उस लिस्ट में नहीं आ रहे थे,
सीनियर होने के बावजूद। तो जनरल आसिम मुनीर, एक ये बात है, लंगर गप है ये, कि वो अमेरिका की मर्जी के बगैर आर्मी चीफ बने हैं। इसलिए जो पीटीआई है और मेरे जैसे जो रिपब्लिकन सपोर्टर, अब पीटीआई को भी सपोर्ट किए हुए, ट्रंप आ गया तो अब बेहतर यही है कि पीटीआई को सपोर्ट किया जाए। सर लेकिन वैसे इतने भी खतरनाक हालात नहीं हुए, इधर भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान मौजूद हैं, ट्रंप और ट्रंप वाला जो फैक्टर है उसको माइनस करने के लिए, उसको किल करने के लिए। तो मैं आपके तरफ आ रहा हूँ, आप मेरी तरफ आ रही हैं मेरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये तो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। तो मैं तो आपको कह चुका हूँ कि जो 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 डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाना था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में बना लिया है ट्रंप के आने से पहले। बाहर वाला फैक्टर अब इतना काउंट होगा या नहीं होगा नहीं, मैं यही इसी तरफ आ रहा हूँ। तो उसमें ये कहा जनरल हमीद गुल ने, तो ये पहले आर्मी चीफ से जो अमेरिका की मर्जी के बगैर आए, और पीटीआई पीटीआई ये समझ रही थी कि 1 साल रह गया, 1 साल के बाद उधर से ट्रंप आ जाएगा, तो 1 साल हमने 2 साल गुजार लिए, तो 1 साल भी गुजार लेंगे, रोज होके गुजार लेंगे, अगला नया आर्मी चीफ आएगा ट्रंप की मर्जी का, और फिर हम दोबारा, याद है उन्होंने कहा दिसंबर में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, बदल गई जनवरी में, क्योंकि आना है ना ट्रंप ने, अब हल्फ उठाना। अब हुआ ये है कि वो जो फील्डिंग लगानी थी ना, वो पाकिस्तान ने लगा ली है ट्रंप को काउंटर करने के लिए, और ये मसला ही खत्म कर दिया है कि आर्मी चीफ की तब्दीली अगले साल होनी है। आर्मी चीफ की तब्दीली होनी है 2027 में। उस वक्त तक ट्रंप के भी 3 साल गुजर चुके होंगे, और ट्रंप भी अगले इलेक्शन का सोच रहा होगा। तो ये देखें, ये बड़ी 3 साल जो है ना सबके बड़े अहम है। और पीटीआई ने शायद अपने कार्ड्स बहुत जल्दी शो कर दिए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना ट्रंप कार्ड भी खेल लिया है उधर से। अब ट्रंप फैक्टर भी बिल्कुल तो ट्रंप फैक्टर जो है, मैं ये समझता हूँ उससे उम्मीद खान साहब के मामले में जीरो हो जाएगा। तो इसके बावजूद मैंने रेड शर्ट पहन लिया, तो जीरो हो जाएगा। उम्मीद ये लगाए रखेंगे तो अच्छा है। एक सियासी जमात आप भी होप दे रहे हैं, मैं देख रही एक उम्मीद है, सियासी जमात ने जिंदा भी तो रहना है ना। लीडर आप देखें कैसे अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। एक बात कहूँ, जो आप हमेशा मुझे कहते हैं कि आप पॉडकास्ट के लिए उम्मीदें दिलाती हैं लोगों को, आज आप उम्मीद दिला रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू। नहीं, मैं उम्मीदें भी दिला रहा हूँ, सच भी साथ साथ बोल रहा हूँ। अच्छा। आपकी तरह मैं सच से यूं करके नहीं गुजर जाता। सच ये सुने मेरा कि लीडर कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट बना, हम हो गए, हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए हैं, बाहर निकल आए, जिहाद है, ये हक और बातिल की जंग है, बच्चों को अपनों को भिजवा दो, हम नहीं आएंगे, आप अपने बच्चों को डी चौक भिजवा दो, हम यहीं बैठे हैं और हमारे बच्चे भी यहीं बैठे हैं। उनमें से एक लीडर सलमान अकरम राजा साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट हुए हैं ना, नए ताजे। तो अभी ये जो स्टेटमेंट आया, अभी ये जो जिसको खान साहब अंदर बैठ के जेल में कह रहे हैं एक्सटेंशन माफिया, यही कहा है ना, खुद एक्सटेंशन देते रहे हैं, तो अब कह रहे हैं एक्सटेंशन माफिया। तो उनकी जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है पीटीआई की, और सलमान अकरम राजा साहब तो बड़े मुजाहिद हैं, बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। सुनिए क्या फरमा रहे हैं, ये जरा आप सुनवा दें। सर्विसेज के चीफ हैं, उनकी मुद्दत में 3 से बढ़ाकर 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। मैं समझता हूं ये सर्विसेज का, हमारी अफवाज का एक तरह से अंदरूनी मामला है। डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे ये स्टेटमेंट सुन के। मैं आज सुबह एक दोस्त से भी जिक्र करी थी कि सलमान अकरम राजा का ये कहना और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग नहीं, चलें हो सकता है आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपकी और पीटीआई के फॉलोअर्स की आंखें खुल जानी चाहिए कि ये जो लीडरशिप होती है ना, ये अवाम को, ऐसी जो गैर मुखलिस लीडरशिप होती है ना, वो अवाम और उसके बच्चों को बेवकूफ़ बना, जो सड़कों पे लाए लीडर आपको कि ये हक और बातिल की जंग है, ये जिहाद है, बाहर निकलो, कब्जा कर लो, वो लीडर अपना सियासी फ़ायदा करता है। उसको आपके बच्चों के मरने की, आपके मरने की, आपके जेलों में जाने की, आपके बच्चों के जेलों में जाने की कोई फिक्र नहीं होती। उसके पीछे मत चलें। जो आपको सिखाए कि आइन और कानून के जरिए पुरअमन जद्दोजहद करो, वो आपका लीडर मुखलिस होगा। बस समझ नहीं तो और सड़कों पे जो आने वाली आप बात करते हैं, फिर उसके बाद पुरअमन, मतलब पीटीआई पुरतशद्दुद एहतजाज का तो नहीं कहती ना, मतलब आपको साथी तो उसके ऊपर नहीं है। ये तो अगेन जिस तरीके से भी चीजें होती हैं, ऐसे ना करें, टू वे होता है ना, जब आपके ऊपर पुलिस की तरफ से वायलेंस होता है, फिर यहाँ से ऐसे में फिर आपको माजी याद करवाऊंगा तो आपने कहना माजी में चले जाते हैं। आपके लीडर ने किस किस को धमकी दी, और आईजी मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से फांसी दूंगा, जज ज़ेबा तुम सुन लो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को गले में रस्सा डाल के बाहर निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस से,
ये चीजें आप सुन नहीं चुकी? ये लेकिन एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता। पार्लियामेंट पे कब्जा किया घुस के, पीटीवी पे कब्जा किया, वहां का सामान तबाह किया। इसमें जिनोजो एसएसपी को यहाँ लिटा के मारा, यहाँ पे डीसी को मारा इस्लामाबाद के, कि नहीं मारा, उसको उठा के यहाँ से ले गए अगवा करके, याद है कि नहीं याद सब कहते चीजें? कि फिर हम पे भी तो वो यही कर रहे थे, तो हम पे देखिए भी तो वायलेंस ना हो ना रहा था ना, ना, देखिए जब counter violence हो रहा आप फिर आपको एक चीज तय हुई है। यहाँ जब 25 मई को आए हैं तो तय हुआ था कि आप डीसी चौक नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करके ये लोग यहाँ तक पहुंचे, क्यों पहुंचे? तो जब आप वायलेट करते हैं, आपको नहीं पता, यहाँ लोग नहीं रहते इस ब्लू एरिया में, यहाँ लोगों का कारोबार है, यहाँ घर है, आप एक लाइन क्रॉस करके आप स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, मुसलसल लोगों पे हमले कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पे हमले कर रहे हैं। यहाँ एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप कह रहे हैं उसी दिन मैंने यहाँ पे एहतजाज करना है। यहाँ कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ जाए, चाइनीज प्रेसिडेंट आया, वो आपने कहा मैंने नहीं ख़त्म करना, टर्किश प्रेसिडेंट आया, आपने वाइकआउट कर दिया। ये चीज़ें जब आप देखते हैं, रियासत देखती है, तो फिर जाहिर है उसका अंजाम तो यही होना है ना। अच्छा, कमिंग बैक टू ये हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक आईनी बेंच बन गया है, कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स, वाह आपने कमाल का फिक्रा बोला है। ये जो हमारे पॉलिटिक्स हो रही है कोर्ट के अंदर, वाह। कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, मैंने तो पॉलिटिक्स ही आपने पहले पॉलिटिक्स कहा ना, तो यही तो जजों को कह रहा हूँ, वही सियासत ना करें। सुप्रीम कोर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं आप इसे, ये जो आईनी बेंच नहीं, देखिए ये तो वक्त बताएगा कि कैसे चीजें, लेकिन जैसे अभी भी एक पिकअप्स होंगे। एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, एक उनकी कमेटी है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, फिर उसके बाद एक आईनी बेंच है, उसकी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, ये दोनों कमेटीज में माशाल्लाह से हैं। हाँ, वो दोनों में। इस वक्त ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस से ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, ऐसे ही लगता है। इसीलिए चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब का नाम पेश किया पीटीआई ने कि इनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए, लेकिन वो और ये भी कहा कि सारे जजेस को नॉमिनेट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए। ये मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो सही होगा। हाँ। लेकिन वो वोटिंग से होना था, तो वोटिंग हुकूमत की ज़्यादा थी, तो हुकूमत की मर्जी चली है उसमें। लेकिन देखिए आपने सियासत की बात की है, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब जो है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बेस्ट पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स नहीं मैं कहूँगा कि समझ बूझ से चल रहे हैं। देखिए उन्होंने पहले पीटीआई ने मशहूर किया कि वो उहदा कबूल नहीं करेंगे, यूट्यूबर्स ने खास तौर पे, यूट्यूबर्स को मैं कह रहा हूँ आपकी इतनी खबरें बाउंस हो रही हैं। पहले आप काजी फायद ईसा के ख़िलाफ़ बातें कर करके आप डॉलर्स कमाते रहे कि जी उन्होंने एक्सटेंशन लेनी, एक्सटेंशन नहीं ली। आप में से किसी को शर्मिंदगी हुई, माजरत ही कर लेते, माफ़ी मांग लेते, अपने जिन लोगों से आपने डॉलर कमाए हुए हैं इतने, उनसे माफी मांग लेते कि हमारी खबर बाउंस हुई है। अब आके वो कहना शुरू, बाद में उन्होंने कहना नहीं, आपने तो कहा ही नहीं था, खैर शुक्र है। फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया यही अफरीदी जो हैं वो हमारे जज हैं, हमारे चीफ जस्टिस आ रहे हैं, ठीक है, ये यूट्यूबर्स जिनको कहते हैं, नया नाम है उनका, हमारे चीफ जस्टिस आ रहे, वो इनकार कर देंगे, वो ओहदे नहीं लेंगे, वो कहेंगे मंसूर अली शाह को। अच्छा, उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया। उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने सैयद मंसूर अली शाह की जो मुतालबे थे वो मान लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से, और जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कमेटी का मेंबर बना दिया। इसके बाद उन्होंने वो पहले राइट का काम किया, फिर लेफ्ट का काम किया। फिर उन्होंने जो जजेस थे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जैसी कमेटी में आए, उन्होंने सोचा कि हम तो वी आर बैक इन पॉलिटिक्स, सियासत तो दोबारा शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा जी कि 26वीं तरमीम पे जो पटिशन्स हैं लगी हुई वो जल्दी से लगा दें। उस पर यही अफरीदी साहब खामोश हो गए और उन्होंने नहीं लगाई। तो अब देखें यही अफरीदी साहब कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन वो कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई पंजाब के लिए सिर्फ। पंजाब लाहौर में जाके उन्होंने उसकी मीटिंग की, तो पीएम की गवर्नमेंट को मैसेज दिया वहाँ पे, और फिर साथ खतीजा शाह को बिठाया उन्होंने, जो पीटीआई की एक उसमें कोर कमांडर हाउस हमले पे शरीक मुल्ज़िम है और जमानत पे है, केस चल रहा है उनका, उस पर तनकीद हुई, तो लेकिन उन्होंने बैलेंस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कि जुडिशल कमीशन में एतराज़ हुआ कि जी ये पूरे नहीं, 12 मेंबर है, 13वां मेंबर ही नहीं है, इसकी मीटिंग नहीं हो सकती। उस पर उन्होंने वोटिंग करवा दी और एतराज़ रद्द हो गया। तो मामला आगे चल पड़े। जब आगे चल पड़े तो उन्होंने वोट पीटीआई के हक, कैंडिडेट के हक में दे दिया। तो इस तरह कभी वो देखिए एक इस तरफ बैलेंस करके वो चल रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। और इस पर काजी फाइज साहब का वो तारीखी फिक्रा याद आ गया कि हमें नहीं पता चलता यही अफरीदी साहब किस तरफ हैं। तो ये उनका बड़ा अच्छा एक काम है। लेकिन मैं पिटीशन का एक बात बता दूं,
जो पिटीशन आई है 26वीं जनवरी, बड़ी वो दिलचस्प बाद में बात है। बताएं, पहले मेरी बात सुने। हाँ मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि जस्टिस याया अफीदी जो है ना, वो इसको सेफली खेल रहे हैं। वो किसी साइड पे नहीं जा रहे, कोई साइड ले नहीं रहे, और इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले रोले में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे ज़्यादा जो सियासी केसेस हैं वो उसी में आएंगे। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं जा रहा उधर। मे बी वो इस साइड पे थे, पता था सबको, उनकी मर्जी से ही हुआ हो सारा कुछ, उनको वोट इसी वजह से नहीं सकता है, ये पड़ा। तो हियर से है ना, इस पे कंफर्म हियर तो से नहीं कुछ नहीं कर है, ऐसे सकते। ही अंदर का ख्याल है, अंदर का ख्याल है ना, वही हियर से ही होता है। एनालिसिस कह रहे हैं। मतलब अब अंदर के ख्याल तो आपको वो भी होंगे, ट्रम्प आएगी खान को छुड़ाएगी, तो अच्छा, इसलिए मैंने रेड शर्ट पहन लिया, डरते हुए मैंने रेड शर्ट पहन लिया। इतनी डेल्यूशनल नहीं हूँ। अच्छा, उसमें इतनी नहीं है, चले गुड, मान तो लिया। मैं ये कह रहा था कि जो ये है ना बात पिटीशन की 26वीं तरमीम की, 26वीं एक दिलचस्प बात है। 26वीं आईनी तरमीम पे पिटीशन जिसने, पिटिशनर जो है ना मुनीर अहमद और उसका वकील अजहर सिद्दीक, बड़ी दिलचस्प बात है, उन्होंने फाइल की यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। और आप देखें कि जो अजहर सिद्दीक वकील है, पिछले कुछ सालों में वो जस्टिस मंसूर के सामने पेश नहीं होते थे, बाइकआउट किया हुआ था। अच्छा। हाँ, कुछ अरसे पहले तक, क्योंकि जस्टिस मंसूर के साथ किसी केस में उनकी कोई आर्गुमेंट हो गई थी, अच्छा, बदमज़गी हो गई थी, तो जिसके बाद अजहर सिद्दीक ने जस्टिस मंसूर की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। मेरा जो केस था, मेरे खिलाफ जो पिटीशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जब मैं चेयरमैन पैमरा था, वो मुनीर अहमद ने फाइल की थी और उसका वकील अजहर सिद्दीक था। अब आप जनरल फैज और जनरल बाजवा चले गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनकी बनाई हुई बदरूहें यहाँ भटक रही हैं। वो जो गेम किया करते थे, जो उन्होंने चाबी वाले खिलौने यहाँ चालू किए हुए थे, वो अभी तक चल रहे हैं। अभी पिटीशन आई है ना एक और 26वीं तरमीम के खिलाफ, ये जनरल बाजवा और फैज के बदरूहें फिर रही हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ फिर? तो जब मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाजुल हसन के सामने लगी अपील की, मेरा वकील नहीं आ सका, उन्होंने कहा डिसमिस, खत्म, कोई वकील नहीं पेश हुआ, ना मेरा ना उधर से, उन्होंने डिसमिस कर दी। अच्छा। उसके बाद जब फैजाबाद धरना केस पे दोबारा उस पर फॉलोअप लिया काजी फाइज सर चीफ जस्टिस से, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया कि बताएं, आपने वो कमीशन बना दिया फिर उन्होंने जिससे तहकीकात की, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका केस का क्या हुआ अपील का। मैंने कहा डिसमिस कर दें, दोबारा कर दें फाइल आप, वो ये तो ज्यादती हुई आपके साथ। मैंने कहा जी मैंने नहीं करना, मैं आप अदालती रिफॉर्म्स हो जाए तो मुझे तो वो चाहिए ताकि मेरे जैसे आइंदा और कोई, मुझे नहीं वापस जाना पैमरा। मैंने इनकार कर दिया। उस पर जब बात हुई ना, उन्होंने पूछा आपके खिलाफ पिटिशनर कौन है, मैंने कहा जी मुनीर अहमद। कहते ये कौन है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये सारे मेरे दोस्त जो साफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब का ख्याल है ये एजेंसियों का आदमी है। अच्छा, तो उसमें इसी तरह अच्छा काजी फाइज साहब ने भी कहा, ये मैंने पूरे बेंच को बताया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये। तो अब आप देख लें कि वो बदरूहें। बेंच में और कौन कौन था जिसके सामने आप पेश हुए थे? अतर मिनल्ला भी थे। अच्छा जी, और मेरा ख्याल अमीरुद्दीन भी थे, और भी थे दो, तो मुझे याद नहीं है, 5 थे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो बदरूहें होती हैं ना, ये इस मुल्क को तबाह करती हैं, किसी ना किसी एजेंडे पे लगी रहती हैं हर वक्त। तो अब मैं ये सोच रहा था कि जस्टिस मंसूर को भी पता है कि ये पिटीशन अजहर सिद्दीक ने फाइल की है, मुनीर अहमद ने फाइल की है, सबको पता, फिर भी इस पिटीशन को लगवाने की कोशिश हो रही थी, इसके बावजूद कि आपस में इतने इख्तलाफात थे कि एक दूसरे की अदालत में नहीं पेश हो रहे थे। हाँ ठीक है, लेकिन किन लोगों ने फाइल की है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, और किन के इशारों पे वो पहले पिटीशन फाइल करते रहे। गोस्ट पिटीशनर जो होते हैं ना, ये पूरा एक माफिया का एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है, ऑफ कोर्स वो कैंडिडेट थे। और तो अब आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक टॉपिक छोटा सा रह गया। छोटा सा टॉपिक है? हाँ, ये जो अमेंडमेंट के जरिए जो टेन्योर्स बढ़े हैं 3 चीफ्स के, और एक शायद नहीं भी बढ़ा, वो क्या स्टोरी है? ये छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, ये तो बड़ा अहम। अभी तो हम बात कर रहे थे कि सबसे अहम जो टॉपिक है पाकिस्तान में वो तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन है। तो ये जो है ना, ये बड़ी दिलचस्प मेरी होती है। मेरा छोटा सा सवाल है, अब जवाब जितना आप देना चाहें दे दें। नहीं, टाइम कम है, मैं कोशिश करता हूँ कि वाइंड अप करूँ। इसमें देखिए, ये बड़ी दिलचस्प एक चीज़ हुई है कि
सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन कर दी, ठीक है, 3 साल की बजाय मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी। सर्विसेज चीफ्स कौन कौन से होते हैं? चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, 4 होते हैं सर्विसेज चीफ्स। लेकिन जो इंडिविजुअल बिल पेश किए गए फिर आर्मी एक्ट में तरमीम के, आपने देखा उसमें एयर चीफ की अपॉइंटमेंट का बिल भी अमेंडमेंट भी पेश हुई, नेवल चीफ की भी हुई, आर्मी चीफ की भी हुई, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की नहीं पेश हुई। उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का की अमेंडमेंट पेश नहीं हुई। अब ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि एयर चीफ की, नेवल चीफ की और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तो 3 से 5 साल कर दी गई है, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत मुलाजमत 3 साल ही रहेगी। तो जो शमशाद मिर्जा साहब है ना, शमशाद मिर्जा साहब अगले साल रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह नया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी आएगा। अब बात आपको समझ आई? यहाँ पे बड़ी बातें हो रही है ना, ट्रंप आएगी खान को छुड़ाएगी। एक तो वो मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ पाकिस्तान ने पहले से ही सेफगार्ड कर ली है। और एक बात ये हो रही थी कि फ़ौज के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट होगी कि उनकी प्रमोशंस रुक गई हैं और एक चांस होता था वो अब नहीं होगा। तो वो एक जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्रमोशन फुल जनरल पे, एक सीट तो अभी वैसे की वैसी रहेगी जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की है। तो अगले साल इन्हीं जनरल्स में से, लेफ्टिनेंट जनरल में से एक को नॉमिनेट कर दिया जाएगा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए। समझ आई बात की? तो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो 3 से 5 साल हुई है, उससे ये जो ऑब्जेक्शन थी कि जी अब लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन लेट हो जाया करेगी, जनरल टू बिकम अ जनरल, वो इस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा उनको। एक इसमें एंगल और भी है, वो ये है कि एयर चीफ और नेवल चीफ उनकी भी तो 5 साल हुई है ना, वहाँ पे क्या होगा? तो उसका एक तरीका तो यही था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की जो पोजीशन है वो रोटेट की जाए तीनों मुसल्लह अफवाज में। लेकिन जब हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमें एग्जांपल्स नज़र नहीं आती। 1973 के आइन के तहत ये हुआ है, उसमें उसके बाद सिर्फ 3 दफ़ा ऐसा मौका आया है जब फ़ौज के अलावा फ़ज़ाइया में से या नेवी में से किसी को चेयरमैन बनाया गया जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। एक दफ़ा 1976 में एडमिरल मोहम्मद शरीफ थे, फिर 1987 में एडमिरल इफ्तिखार सिरोही बने, और फिर 1991 में एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज़ खान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बने। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ, बाकी जितनी बार भी हैं वो आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट करके जनरल बनाया गया, या आर्मी चीफ के पास ही दोनों ओहदे रहे, आर्मी चीफ का भी और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ भी उनमें से एक थे। तो अब मेरा ख्याल है कि वापस ये वो ज़्यादातर आर्मी चीफ के पास ही रहेगा, रोटेट होना मुश्किल है। तो आर्मी के अंदर ये जहाँ तक ये बात थी कि लेफ्टिनेंट जनरल फुल जनरल नहीं बन सकेगा, फुल स्टार नहीं बन सकेगा, तो वो उतनी ही ऑप्शन अभी भी है जितनी पहले थी। तो ये है आज की आपके आखिरी सवाल का इंटरेस्टिंग जवाब। चलें, थैंक यू सो मच। और एक तरफ ट्रंप आ गए हैं, दूसरी तरफ अमीनुद्दीन खान साहब आ गए हैं, और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका भी टेनर जो है वो फिक्स कर दिया गया है 5 साल तक के लिए। देखते हैं आने वाले चीज़ों में ये सारी चीज़ें कैसे, आने वाले दिनों में कैसे प्ले आउट होती हैं सारी चीज़ें। दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।